नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम पिछली वीडियो में विचारधाराओं की चर्चा कर रहे हैं और हमने पहले विचारधारा का सामान्य अर्थ भी आपको बताया कि विचारधारा निश्चित नियमों का समूह होता है जो एक आदर्श समाज की प्रतिकल्पना करते हैं। और बहुत सारी विचारधाराएं जो राजनीतिक शास्त्र में प्रचलित हैं, उदारवाद, समाजवाद, समुदायवाद, अराजकतावाद, गांधीवाद। तो हमने उदारवादी विचारधारा के बारे में आपको बताया, समाजवादी विचारधारा के बारे में आपको बताया, और आज जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में वो है अराजकतावादी विचारधारा। तो पहले तो मैं अराजकतावादी विचारधारा के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। अराजकतावादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो शासन का विरोध करती है, शासन रहित अवस्था की बात करती है। वास्तव में ये एनार्किज्म हिंदी रूपांतरण बनता है अराजकतावाद का। एनार्की शब्द का मतलब होता है शासन रहित अवस्था। तो ये शासन का विरोध करते हैं, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्ता बनाए रखने की बात करते हैं, शासन की सत्ता का विरोध करते हैं। ये राज्य का विरोध करते हैं, निजी संपत्ति का विरोध भी करते हैं और साथ में धर्म का भी विरोध करते हैं। और इनका कहना है कि शासन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, व्यक्ति ही स्वतंत्र संघों के माध्यम से सारा का शासन करे। छोटे छोटे स्वायत्त समूह में समाज का विभाजन होना चाहिए, उसमें स्वतंत्र संघ का निर्माण होना चाहिए। ऐसी बातें अराजकतावादी करते हैं। अराजकतावाद की आज अनेक शाखाएं हैं। व्यक्तिवादी अराजकतावादी जो व्यक्ति की सत्ता पर ज़्यादा बल देते हैं, जैसे प्रूदो। दूसरी ओर अन्य अराजकतावादी हैं, क्रांतिकारी हैं, जिसमें माइकल बाकुनिन और पीटर क्रोप्टकिन जैसे विद्वान शामिल हैं। फिर अर्ध अराजकतावादी भी हैं, रॉबर्ट नोजिक है, अन्ना हरेंट जैसे लोग हैं, तो अर्ध अराजकतावाद की श्रेणी में आते हैं, जॉर्ज यूजिन सोरेल। फिर उसके बाद आगे देखें तो उसमें उत्तर अराजकतावादी भी हैं, मुरे बुकाचिन जैसे लोग। तो बहुत सारी शाखाएं भी इसकी हैं अराजकतावाद की, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ चित्र बताता हूं उनकी पुस्तकों के, जो अराजकतावाद से संबंधित पुस्तकें हैं, उनके चित्र हैं। तो व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, ये प्रूंधो की किताब है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रूंधो ने किताब लिखी थी व्हाट इज़ प्रॉपर्टी 1844 में, जिसमें कहा था संपत्ति चोरी है। क्या है? संपत्ति चोरी है। ये पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म जो है, ये मरे बुकाचिन की किताब है, जिन्होंने पारिस्थितिकीयवाद पर भी बल दिया था, पर्यावरण की बात भी की थी। कहा था कि आज आधुनिकता का युग जो है आ गया है, उत्तर आधुनिकता का युग। इसमें हमें बेसिकली जो है कि आज अराजकतावाद को वापस अपनाना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ज़रूरी है। और ये जो अगली किताब आपको दिख रही है, म्यूचुअल एड फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन, ये पीटर क्रोप्टकिन की है। पीटर क्रोप्टकिन का रूसी क्रांतिकारी थे। तो बेसिकली ये लेनिन के शासन से खुश नहीं थे। इन्होंने अधिकांश जीवन तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड में निर्वासन के रूप में बताया था, लेकिन जब अंत में ये वापस लौटते हैं बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में, तो कहते हैं वहाँ केंद्रीकरण ही देखने को मिलता है सत्ता का। इसलिए लेनिन के सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध करते हैं और कहते हैं विकेंद्रीकृत समाज होना चाहिए और जिसमें व्यक्ति की सत्ता होनी चाहिए, स्वतंत्र संघ बनने चाहिए। इनका कहना है कि उद्योगों पर भी श्रमिक संघों का नियंत्रण होना चाहिए, सहकारिता पर आधारित प्रणाली होनी चाहिए। उसी को नाम इन्होंने म्यूचुअल एड दिया था। फिर ये मजदूरी आलोचना नियम भी देते हैं। कहते हैं आज वास्तव में बाज़ार में मजदूरी खरीदने की कोशिश की जाती है, ये उचित नहीं है। बाज़ार में लगाते हैं इतने में काम कर देंगे, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या वो बताते हैं। कहते हैं वास्तव में तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है मजदूरी के जो बेचने की प्रक्रिया में। तो इन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए और साथ में एक ब्रेड वाला कॉन्सेप्ट भी दिया कि वास्तव में कि जो ब्रेड की कीमतें जिस तरीके से आज बढ़ रही हैं, रोटी को सब कुछ आधार बना लिया है, ये भी ठीक नहीं। बाकुनिन भी एक क्रांतिकारी जो हैं अराजकतावादी हैं, ये भी कहते हैं कि स्थापना के लिए क्रांति की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने भी बेसिकली मार्क्स की आलोचना भी करते हैं, मार्क्स को अच्छा नहीं मानते हैं और ये कहते हैं हमें छोटे छोटे स्वायत्त समूह ही स्थापित करने चाहिए। इनकी किताब जो है वो स्टेटिज्म एंड अनार्ची प्रमुख किताब है बाकुनिन की। तो ये किताब भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि बाकुनिन की किताबें कि आपको सारी पता रहनी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं सर्वहारा की थानाशाही की आलोचना करते हैं। जो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र है उससे ये प्रसन्न नहीं है, उसकी आलोचना करते हैं। इसके अलावा हम कुछ अन्य किताबें भी आपको बताने की कोशिश करते हैं, कोई नई है तो। ये भी पीटर क्रोप्टकिन की हैं तीनों किताबें। तो द कंसिक्वेंस ऑफ ब्रेड भी पीटर क्रोप्टकिन की है। तो ये हम देखते हैं कि बेसिकली सारी किताबों का म्यूचुअल एड भी पीटर क्रोप्टकिन की है। तो ये सारी किससे संबंधित किताबें हैं आपके सामने? अराजकतावाद से। अब मैं पहले तो अराजकतावाद को आपको बोर्ड से समझा देता हूँ, फिर मैं
आपको पीपीटी के माध्यम से समझाता हूँ। लेकिन मित्रों, याद करने से अच्छा है हम समझें किसी चीज़ को। देखो, जब किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसके समर्थन की बात करनी चाहिए, विरोध नहीं। समझ तभी आता है। कहते हैं किसी भी संस्कृति को, व्यक्ति को समझने के लिए पहले उस वातावरण में हमें ढलना पड़ता है। तो पहले आप अपने आप को अराजकतावादी मान लीजिए कि आप भी अराजकतावाद के समर्थक हैं, और कहीं ना कहीं इनको अपनी आत्मा में संजो लीजिए। चाहे पीटर क्रोप्टिकन हो, चाहे बाकुनिन हो, चाहे प्रूदो हो, चाहे टोल्स्टॉय हो, और चाहे मुरे बुकाचिन हो, चाहे जॉर्ज यूजेन सोरेल हो, चाहे रॉबर्ट नॉजिक हो। तो इनके विचारों को थोड़ा आत्मसात कीजिए, मान के सोचिए कि ये विचार, ये जो विद्वान हैं आपके आसपास खड़े हैं और आप इनसे प्रभावित हैं। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अराजकतावाद। तो मित्रों, अराजकतावाद एनार्ची शब्द से बना है, जिसका मतलब रहता है शासन रहित अवस्था। एनार्ची का मतलब क्या है? शासन रहित अवस्था। इसलिए ये शासन का विरोध करते हैं, राज्य का विरोध करते हैं, राज्य, धर्म, संपत्ति सब का विरोध करते हैं। तो ये किस किस का विरोध करते हैं? राज्य, धर्म, निजी संपत्ति, इन सब का विरोध करते हैं। ये विरोध है इनका। ये किससे प्रभावित हैं? कहीं ना कहीं ये स्टोइक दर्शन से या एपिक्यूरियन दर्शन से। एपिक्यूरियन वही सुखवादी दर्शन था प्राचीन काल में, जिसमें कहते हैं सुख वाले कार्य करने चाहिए, दुख वाले कार्यों से बचना चाहिए। स्टोइक दर्शन जो ईसायतवादी हैं, नैतिकता की बात करते हैं, स्टोइक दर्शन से प्रभावित है। इनका प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। अब इसकी मूल मान्यताएं क्या क्या हैं? तो मैंने 3 मूलतः मान्यताएं एक लाइन में बता देता हूं मैं। राज्य, धर्म व निजी संपत्ति का विरोध, मान्यताएं में राज्य, धर्म, निजी संपत्ति का विरोध, पहली मान्यता तो यही है इनकी। फिर दूसरी जो इनकी मान्यता है वो भी आपको ध्यान रखना है। ये मानव विवेक को श्रेष्ठ मानते हैं, मानव को नैतिक प्राणी मानते हैं। फिर ये छोटे छोटे स्वायत्त समूहों की बात करते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, विकेंद्रीकृत संघात्मक शासन की बात करते हैं। तो ये इनकी मूल मान्यताएं हैं। तो ये मूल मान्यताएं आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए कि भाई ये तो इसकी मूल मान्यताएं हैं, तो ये आपको पता भी रहना चाहिए कि बेसिकली ये कहते क्या है क्या नहीं। तो ये जब पता रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो जेंकर जैसे विद्वान तो इसको परिभाषा भी देते हैं, भारी शासन का अभाव। एक जेंकर एक विद्वान हुए थे, तो वो कहते हैं इसका मतलब है भारी शासन का अभाव, अराजकतावाद का। वो कहते हैं, जेंकर कहते हैं भारी शासन का क्या है? अभाव है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है। कोकर तो कहते हैं कि बेसिकली राज्य अनावश्यक बुराई मानते हैं, आप जो अनावश्यक बुराई कहते हैं राज्य को। ये तो राज्य को कहते हैं राज्य की ज़रूरत ही नहीं, अनावश्यक है। जहाँ व्यक्तिवादी आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं, क्या कहते हैं? राज्य को अनावश्यक बुराई। तो बेसिकली ये अनावश्यक बुराई राज्य को कहते हैं। कोकर ने ऐसा माना भी कि इसका मेन चीज़ है राज्य को आवश्यक बुराई मानना। कोकर एक थे। जेंकर तो भारी शासन के अभाव के रूप में परिभाषित करते हैं। ये तो भारी शासन के अभाव के रूप में। वो जो जेंकर के बाद कोकर हैं, कोकर इसको कहते हैं राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, यानी कि ऐसी बुराई है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, अनावश्यक है। तो ये कहते हैं राज्य की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारे इसमें आपको मान्यताएं ध्यान रखनी है कि भाई अनार्की का मतलब शासन रहित अवस्था है, और ये कहते हैं कि शासन का विरोध करना है। तो बेसिकली एपिक्यूरियन स्टोइक दर्शन से प्रभावित हैं। मान्यताओं में क्या है? राज्य, धर्म, निजी संपत्ति का विरोध, राज्य का विशेष कर विरोध, राज्य को अनावश्यक बुराई मानना, मानव विवेक को श्रेष्ठ मानना, छोटे छोटे स्वायत्त समूह की स्थापना पर बल, विकेंद्रीकृत संघात्मक शासन पर बल। तो ये अराजकतावाद की जो बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। जेंकर इसके बारे में कहता है भारी शासन अभाव है। जो कोकर है वो कहते हैं राज्य अनावश्यक बुराई है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इसकी शाखाएं क्या क्या हैं ये भी हमें थोड़ा सा पता रहना चाहिए।
तो शाखाएं भी हम इसकी ख़त्म करते हैं, बताते हैं आपको। तो इसकी पहला शाखा है, शाखाएं देखें अराजकतावाद की, तो शाखाएं भी ध्यान रहनी चाहिए। शाखाओं में पहली शाखा जो सबसे इम्पोर्टेंट है व्यक्तिवादी अराजकतावादी है, व्यक्तिवादी अराजकतावाद। जो व्यक्तिवादी अराजकतावाद हैं ये व्यक्ति की सत्ता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शासन का विरोध करेंगे, निजी संपत्ति का विरोध करेंगे। कहते हैं अंततः व्यक्ति केंद्र बिंदु होना चाहिए शासन का, जो समाज का केंद्र बिंदु व्यक्ति बनाया जाए। तो इसमें जो श्रेणी में विचारक हैं प्रोंधो हैं, और ये प्रोंधो एक किताब भी लिखते हैं 1840 में, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी। 1840 में लिखते हैं किताब भी व्हाट इज प्रॉपर्टी। इसमें कहते हैं निजी संपत्ति सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है। तो ये कथन किसका है, सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है? ये प्रोंधो का ही कथन है, सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है। दूसरा जो है कि इन्होंने जो कहा है धर्म का भी विरोध किया, कहा कि धर्म से बुरी चीज़ कोई नहीं है, धर्म का भी विरोध करते हैं, धर्म को भी बुराई के रूप में लेते हैं, धर्म एक बेकार संस्था कहते हैं। फिर इसमें और मार्क्स में क्या अंतर है ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने किताब लिखी थी फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, इनकी किताब फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी भी है। तो इसमें ये बताते हैं गरीबी का निदान कैसे हो सकता है, नैतिकता के माध्यम से हो सकता है। तो ये बताते हैं कि वास्तव में गरीबी का निदान जो है नैतिकता के माध्यम से हो सकता है, मानव स्वभाव से हो सकता है। जब छोटे छोटे स्वायत्त समूह स्थापित होंगे, मानव विवेकशील रहेगा, नैतिक रहेगा, तो अपने आप सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो ये मार्क्स ये किताब इन्होंने लिखी थी। तो इसके विपरीत फिर जाके मार्क्स ने किताब लिखी थी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। मार्क्स कहते हैं ऐसे गरीबी का निदान नहीं होता नैतिकता के माध्यम से, मार्क्स तो कहता है क्रांति के माध्यम से होगा, लेकिन ये मानते हैं नैतिकता के माध्यम से हो जाएगा। तो ये व्यक्तिवाद अराजकतावाद से जुड़े हुए जो विद्वान हैं, प्रोंधो हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है। इसके बाद जो सेकंड शाखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो है क्रांतिकारी अराजकतावाद। इसमें मेनली दो विद्वान जुड़े हुए हैं, एक माइकल बुकैनन, एक पीटर क्रॉफ्टकिन। ये लोग कहते हैं कि वास्तव में जो छोटे छोटे स्वायत्त समूह स्थापित होंगे ये आसानी से नहीं होंगे, इसके लिए क्रांति भी करनी पड़ सकती है कि हमें स्वतंत्र समाज की स्थापना के लिए क्रांति भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्रांतिकारी हैं, साम्यवादी और अराजकतावादी भी बोल देते हैं। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, साम्यवादी भी बोल देते हैं। तो ये तो बेसिकली 18वीं शताब्दी के विचारक हैं। माइकल बुकैनन 1814 से 1875 तक इनका जीवन काल रहा। ये 1842 से 1941 तक इनका 21 तक जीवन काल रहा। तो इनका जीवन काल भी थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। माइकल बुकैनन तो मेनली मार्क्स पर प्रहार करते हैं, इनकी जो किताब भी है मार्क्स पर इन्होंने ज़्यादा विरोध किया है, तो वो ध्यान रखना है। मार्क्सिज्म फ्रीडम एंड स्टेट इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो मैं इधर लिख देता हूँ, मार्क्सिज्म फ्रीडम एंड स्टेट। तो इसमें ये मार्क्स से सहमत नहीं है, मार्क्स के सरबराह के अधिनायक तंत्र की कठोर आलोचना करते हैं। कहते हैं मार्क्स के सरबराह के अधिनायक तंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है, इसलिए उचित नहीं है, इसमें व्यक्ति का पतन हो जाता है, तो इसमें कहीं भी विकास नहीं होता है। तो मार्क्स के सरबराह के अधिनायक तंत्र की कठोर आलोचना करते हैं। फिर इन्होंने किताब स्टेटिज्म एंड एनार्ची भी लिखी थी। एक बुक तो ये है इनकी, दूसरी बुक स्टेटिज्म एंड एनार्ची भी है। इसमें भी राज्य की आलोचना करते हैं और कहते हैं राज्य जो संस्था है वो कहीं ना कहीं मानव की नैतिकता के विरुद्ध है,
तो कहीं ना कहीं ये कहीं भी शासन की विरुद्ध नहीं है, मानव पर मानव का शासन स्थापित करती है, तो इसे किसी भी रूप में हम उचित नहीं ठहरा सकते। तो बेसिकली ये आलोचना कर देते हैं किसकी, कि कहते हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि सर्वहारा का अधिनायक तंत्र भी उचित नहीं है और ये राज्य नामक संस्था भी उचित नहीं है। तो ये राज्य की आलोचना करते हैं और मार्क्सवाद की भी आलोचना कर देते हैं, विशेषकर मार्क्स के सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की आलोचना कर देते हैं। कहते हैं मार्क्स का जो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र है ये मानवता के लिए घातक है और इसे मानवता के अनुरूप नहीं अपनाया जा सकता। तो ये बेसिकली ये धर्म को भी शोषणकारी संस्था कहते हैं। कहते हैं धर्म में क्या है, पुजारी की और कहीं ना कहीं पादरी की सत्ता स्थापित की जाती है, इसमें व्यक्ति को दिग्भ्रमित किया जाता है और इसको सही रास्ते से मनुष्य को अलग कर दिया जाता है, इसलिए धर्म की भी आलोचना करते हैं। तो आपको माइकल बुकानन के बारे में ध्यान होगा कि रूसी क्रांतिकारी हैं, 1814 से 1870 जीवन काल रहा। इन्होंने मार्क्स के सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की आलोचना की, धर्म की आलोचना की, धर्म की भी शोषण की संस्था कहा और कहा कि धर्म जो है कहीं ना कहीं मानव को लक्ष्य से दिग्भ्रमित कर देता है और कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति का पादरी पुजारी का शासन स्थापित कर देता है। फिर बेसिकली ये जो है वो राज्य की भी आलोचना करते हैं। अपनी इनकी दो किताब हैं, स्टेटिज्म एंड एनार्ची, मार्क्सिज्म, फ्रीडम एंड स्टेट, ये दो किताबें भी इनकी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये माइकल बुकानन के बारे में ध्यान रखना है। फिर अगला पीटर क्रोप्टकिन का जो है वो 1842 से 1921 जो है इनकी जो है जीवन काल रहा है। पीटर क्रोम्पटिन का जन्म तो रूस में हुआ था, लेकिन ये ज़्यादातर इन्होंने निर्वासन का जीवन व्यतीत किया था। स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ऐसे निर्वासित रहे थे, लगभग 40 वर्ष निर्वासन में काटे थे। रूसी क्रांति के बाद ये रूस लौटते हैं तो लेनिन का केंद्रीकृत शासन देखते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। तो ये लेनिन की आलोचना करते हैं, लेनिन के शासन की, लेनिन के केंद्रीकृत शासन की विशेष आलोचना करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आप केंद्रीकृत शासन की आलोचना कौन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा कहीं भी, तो आपको ध्यान रखना है वो पीटर क्रोम्पटकिन करते हैं। तो कहते हैं कि इसमें एक प्यूपिल स्टिक है, इसमें सर्वहारा का अधिनायक तंत्र कह दिया, एक प्यूपिल स्टिक दे दिया और इस जो जन छड़ी है इसका इस्तेमाल जनता पर ही किया जाता है, कि जन छड़ी का प्रयोग जनता को दबाने के लिए ही किया जा रहा है। कि ये बेसिकली कहते हैं जो ये पीपल स्टिक दी है तो इसमें इसका प्रयोग जनता को दबाने के लिए किया जा रहा है, जनता की सकारात्मक नहीं है कि सर्वहारा का अधिनायक तंत्र में। तो इसलिए ये इसका विरोध करते हैं पीपल स्टिक का, कि ये आपको ध्यान रखना है, इसकी अवधारणा का, केंद्रीकृत अवधारणा का विरोध करते हैं। एक विचार तो इनका ये है। दूसरा, ये अपनी पुस्तक लिखते हैं म्यूचुअल एड, एक किताब लिखते हैं 1902 में। इसमें कहते हैं कि बेसिकली हमें परस्पर समूह बनाने चाहिए छोटे छोटे, और इन समूहों का ही, श्रमिक संघों का ही उद्योगों पर नियंत्रण होना चाहिए, उद्योगों पर नियंत्रण होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये सहकारिता पर आधारित प्रणाली की बात कर देते हैं म्यूचुअल एड किताब में। तो कहते हैं कि परस्पर समूहों की बात कर देते हैं कि श्रमिक समूहों का सहयोगिता पर आधारित, सहकारिता पर आधारित उद्योगों पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसी बात पीटर क्रोप्टकिन बेसिकली करते हैं। तो ये कहते हैं विकेंद्रीकृत समाज होना चाहिए। समाज कैसा होना चाहिए? विकेंद्रीकृत होना चाहिए और संघात्मक शासन पर आधारित होना चाहिए। तो विकेंद्रीकृत संघात्मक शासन की बात भी कर देते हैं। तो ये पीटर क्रोप्टकिन की बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब इसमें जो तीसरी शाखा जो आती है हम उस पर भी चर्चा करते हैं, वो बेसिकली है ईसायतवादी शाखा। ईसायत वाली शाखा में टोल्स्टॉय जैसे विद्वान जुड़े हुए हैं। तो ये तो कहते हैं कि वास्तव में नैतिकता ही मेन चीज़ है, हमें नैतिकता के आधार पर जीवन जीना चाहिए। तो नैतिकता बेसिकली ईसायत नैतिकता की बात कर देते हैं। कहते हैं कि ईसायत नैतिकता ये कहती है कि मनुष्य का जीवन मजबूत होना चाहिए, सभी शक्तियों को स्रोत मानव होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने मानव को ही श्रेष्ठ रचना के रूप में बनाया है, इसलिए मानव का शासन स्थापित होना चाहिए। तो ये ईसायतवादी विचारक जो गोडविन जैसे, टोल्स्टॉय जैसे विचारक हैं, तो वो इधर आ जाते हैं। तो आगे अगला जो है हम देखते हैं, अगली शाखा है अर्ध अराजकतावादी। अर्ध अराजकतावाद में कौन कौन आएंगे इनको भी सुन लेना है। पहली बात तो अराजकतावादी क्यों कहते हैं अर्ध, ये ध्यान रखना है।
वास्तव में जो राज्य की शक्ति के अंत की बात करते हैं, राज्य की शक्ति के अंत की बात करते हैं और कहीं ना कहीं अराजकतावाद से प्रभावित है, उन्हें अर्ध-अराजकतावादी कहा जाता है। इसमें प्रमुख नाम तो जॉर्ज यूजेन सोरेल का है। जॉर्ज यूजेन सोरेल वही हैं जो विकासवादी समाजवाद में एक किताब लिखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस। ये इनकी किताब थी, रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस। इसमें जॉर्ज यूजेन सोरेल कहते भी हैं कि हमें समाजवाद की स्थापना के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में कार्रवाई करनी चाहिए और आर्थिक क्षेत्र में भी श्रमिक संघों का नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं श्रमिक संघों के नियंत्रण की बात कर देते हैं। प्रिंस क्रोपोटकिन की तरह पीटर क्रोपोटकिन से ज़्यादा प्रभावित लगते हैं ये, और ये राज्य की शक्ति की अंत करने की बात करते हैं। अब चूंकि ये राज्य की शक्ति के अंत करने की बात करते हैं तो इसलिए इन्हें भी अर्ध-अराजकतावादी कहा जाता है। दूसरा रॉबर्ट नोजिक है। रॉबर्ट नोजिक भी इसी श्रेणी में लेते हैं हम। रॉबर्ट नोजिक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। रॉबर्ट नोजिक पूंजीवादी विचारक है, हालांकि स्वतंत्रवादी, लेकिन इनका जो न्याय का सिद्धांत इन्होंने दिया था अपनी पुस्तक एनार्की एंड स्टेट एंड यूटोपिया, तो यूटोपिया का मतलब कल्पना मूलक राज्य, 1974 में किताब लिखी थी। इसमें वो भी कहते हैं राज्य की शक्ति का अंत हो जाना चाहिए। तो इसलिए इनको भी अर्ध-अराजकतावादी हम मान लेते हैं या कह देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये भी राज्य की शक्ति की अंत की बात रॉबर्ट नोजिक करते हैं। मूलतः स्वतंत्रवादी विचारक हैं। फिर इनका हमने पूरा न्याय का सिद्धांत, अगर न्याय में जाएंगे तो पूरी वीडियो मिलेगी आपको, तो तसल्लीपूर्वक पूरा देखना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अराजकतावाद में इतना ही ध्यान रखना है। बाकी मित्रों सिलेबस में तो हर चीज़ है, हर गहनता के साथ पढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ आप रिपीट कर सकते हैं। और अगर इसी वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं तो आप जाके रॉबर्ट नोजिक को, फिर रॉबर्ट नोजिक वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई हमें बहुत शांति के साथ खुशनुमा माहौल में विदाउट टेंशन होकर सब बातें देखनी होगी। अगर हंस के पढ़ेंगे तो समझ आएगा, रो कर पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप आसानी से इसको देखिए और साथ में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए रॉबर्ट नोजिक की स्पेशल वीडियो चले जाइए। तो आपको रॉबर्ट नोजिक का न्याय सिद्धांत मैंने बताया था, ये पात्रता पर आधारित हकदारी पर न्याय का सिद्धांत देता है। तो वहाँ जाके देखिए, पूंजीवादी प्रतियोगी समाज का समर्थन करता है, पेटेंट व्यवस्था का भी समर्थन करता है। तो वहाँ जाकर आप पूरा देख सकते हैं। तो ये कहता है कि साध्यमूलक गलत है, आरक्षण गलत है, हकदारी का पात्रता पर आधारित सिद्धांत ही होना चाहिए, इसमें न्यायपूर्ण स्थानांतरण का नियम होना चाहिए, न्यायपूर्ण अभिग्रहण का होना चाहिए, परिष्करण का होना चाहिए। तो ये बातें आप वहाँ जाकर ढंग से देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो आप और जानकारी प्राप्त कर लेना रॉबर्ट नोजिक के बारे में। यहाँ पर अराजकतावाद में अगर इतना भी है तो ज्ञान सफिशिएंट है। तो ये आपको रॉबर्ट नोजिक के बारे में पता चला गया। अब इसके बाद जो है उत्तर अराजकतावाद, एक शाखा और है उत्तर अराजकतावाद, तो उस पर भी हम आते हैं। उत्तर अराजकतावाद, इसमें मरे बुकाचिन जैसे विचार जुड़े हुए हैं। मरे बुकाचिन जैसे विचारक जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं आज जो बेसिकली उत्तर अराजकतावाद है उसमें हमें अराजकतावाद की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इकोलॉजी की बात भी ये कर देते हैं, कहते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका है, हम पर्यावरण संरक्षण का काम करें, इसके लिए अराजकतावादी नीतियाँ अपनाएं, तभी पर्यावरण संरक्षण हो सकता है। तो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अराजकतावाद को अपनाने की बात की और पूंजीवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा सभी समस्याओं की जड़ पूंजीवाद में निहित है। तो ये बेसिकली मरे बुकाचिन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और इसकी चर्चा फिर मैंने आपको पारिस्थितिकीयवाद में भी की है, मरे बुकाचिन की। ऐसा नहीं है, वहाँ भी आपने इनकी किताब भी पढ़ी है, पुस्तक भी पढ़ी है, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, और सारी बातें मैंने वहाँ भी बताई थी। और यहाँ भी, वहाँ उसकी चारों किताबें मैंने मरे बुकाचिन की आपको बताई थी। यहाँ भी हम बता देंगे पीपीटी के माध्यम से, लेकिन आप कितनी बार भी रिपीट कर लो, लेकिन याद होगा नहीं होगा वो तो आप पर निर्भर करेगा। अब मित्रों ये मैंने सारा आपको बता दिया। हालांकि अराजकतावाद और मार्क्सवाद
में तुलना भी की जाती है। दोनों में समानता यह है कि दोनों राज्य निजी संपत्ति धर्म का विरोध करते हैं। अंतर क्या है? ये सबसे बड़ा अंतर है मार्क्सवाद भौतिकवाद पर आधारित, तो ये नैतिकता पर आधारित है। ये मानव नैतिकता पर बल देता है। वो भौतिक समानता की बात करता है, तो ये नैतिकता की बात करता है। ये आधारभूत अंतर है। फिर दूसरा अंतर यह है, मार्क्स कहीं ना कहीं व्यवहारिक भी है, ये व्यवहारिक है। तो जो अंतर मैन है वो मार्क्स और फ्रूंडो की किताब में दिखाई दे जाता है। फ्रूंडो किताब लिखता है फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, मार्क्स लिखता है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, तो वहीं दिखाई दे जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, दोनों में समानता ज़्यादा है, जैसे सीएम जोड़ कह देते हैं कि एक ही व्रत के दो अर्धांश हैं, साम्यवाद और रजकतावाद, लेकिन वास्तव में दोनों में दर्शन में अंतर है। जब इतने सारे रजकतावादी हैं, अपने अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं, तो अंतर नैतिकता का है। वो भौतिकता की बात करते हैं, तो ये नैतिकता की बात करते हैं। ये राज्य को कभी शक्तियाँ ही प्रदान नहीं करते, वो सरबराह के अधिनायक तंत्र की बात भी कर देते हैं। अब मित्रों आते हैं हम पीपीटी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं। अराजकतावाद एक सत्ता विरोधी दर्शन है जो एक ऐसे समाज की स्थापना चाहता है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र हो और मानव समाज में एकता व सहयोग हो। इनार्किज्म जो शब्द बना है इनार्किया से बना है, जिसका तात्पर्य है शासन रहित अवस्था। और ये इनार्किज्म या अराजकतावाद एपिक्यूरियन व स्टोइक दर्शन से प्रभावित है, जो राज्य का विरोध करता है, प्राकृतिक कानून पर बल देता है। तो मित्रों ये पूछे कि प्राकृतिक कानून पर कौन सा दर्शन बल देता है, तो अराजकतावाद। आपके सामने समाजवाद, उदारवाद दोनों ऑप्शन आ जाएं, तो ये सबसे ज़्यादा देते हैं। उदारवाद में केवल प्राकृतिक कानून की चर्चा लोक ने हल्का सा की है, लेकिन उन्होंने राज्य के संदर्भ में प्राकृतिक कानून को प्रासंगिक ज़्यादा नहीं माना है, कहा लागू नहीं होते, खाली आदर्श के रूप में कार्य करेंगे। तो प्राकृतिक कानून पर ज़्यादा बल अराजकतावादी दर्शन देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे देखते हैं। जेंकर इसकी परिभाषा देता है भारी शासन का अभाव। तो भारी शासन के अभाव के रूप में जेंकर ने परिभाषा दी है, ये भी आप ध्यान रखना है। एक्सले कहता है इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होता है अराजकतावाद में, तो एक्सले की परिभाषा भी ध्यान रखना है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं होगा। कोकर बेसिकली कहता है इसमें शासन को एक अनावश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना। तो तीन परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ, तो तीनों आपको याद रखनी है। कोई भी परिभाषा कैसे भी पूछी जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक हक्सले, भारी शासन का अभाव जेंकर, कोकर क्या कहता है शासन एक अनावश्यक बुराई है। इनकी चर्चा तो मैंने आपको पहले भी कर दी थी, तो आपको तनाव नहीं होगा। आगे देखते हैं मित्रों, विशेषताएं क्या है। ये राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। कहते हैं राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यानी कि जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसी बुराई जिसकी आवश्यकता नहीं है, हम क्यों ढो रहे हैं, इसको समाप्त करो। तो मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा स्टेट के ज़्यादा विरोध करते हैं, बाकुनिन हो या पीटर क्रोप्टकिन हो, ये राज्य की ज़्यादा विरोध करते हैं। इन्होंने किताबें भी राज्य पर आधारित लिखी हैं। फिर निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, ये सभी प्रकार की संपत्ति का विरोध कर देते हैं। फ्रूंडो तो यहाँ तक कहता है सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है। व्हाट इज प्रॉपर्टी किताब भी लिखता है, उसमें क्या कहता है, सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है। ये धर्म का विरोध भी करते हैं, और फ्रूंडो कहता भी ईश्वर ढोंग व झूठ है। ये युद्ध का भी विरोध करते हैं। ये मानव स्वभाव को श्रेष्ठ मानते हैं, मानव की नैतिकता में आस्था रखते हैं। ये बाध्यकारी रहित, बल रहित संघात्मक शासन पर बल देते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं, तो विकेंद्रीकृत शासन की बात करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संघात्मक शासन पर बल देते हैं और विकेंद्रीकृत शासन का समर्थन करते हैं। तो मैंने ये बातें आपको पहले भी बताई, अब आप पीपीटी के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो इसमें आपको तनाव नहीं होना चाहिए। तो प्रकार, पहला प्रकार जो है वो व्यक्तिवादी अराजकतावाद का है। पहला प्रकार जो है फर्स्ट व्यक्तिवादी अराजकतावादी, इसमें फ्रूंडो जैसे है जो व्यक्ति की सत्ता ही स्थापित करना चाहते हैं। कहते हैं सब कुछ व्यक्ति ही आधार होना चाहिए। तो इन्होंने कहा भी था, मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ, फ्रूंडो ने, जेपी फ्रूंडो ने। और इनकी बुक भी व्हाट इज प्रॉपर्टी है, 1840 में लिखी है। इन्होंने धर्म का विरोध भी किया, सभी प्रकार की संपत्ति का भी विरोध किया, और इन्होंने कहा कि गरीबी का निदान भी कैसे होगा, नैतिकता के माध्यम से होगा। तो इन्होंने फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी नामक पुस्तक भी लिखी। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये आपको सारी बातें पता रहनी चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे आते हैं मित्रों,
क्रांतिकारी क्रांतिकारी अराजकतावाद में ये पूंजीवाद का विरोध ज़्यादा करते हैं। क्रांति के माध्यम से ये कहते हैं अराजकतावादी समाज आ सकता है। इसमें पहले माइकल बुकानन हैं। माइकल बुकानन के बारे में मैंने आपको बताया भी था। इनका जीवन काल 1814 से 1876 है और ये मार्क्स की आलोचना करते हैं और उन्होंने किताब भी लिखी थी, मार्क्सिज्म, फ्रीडम एंड स्टेट। तो वो आपको ध्यान रखना है इनकी किताबें कौन कौन सी हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ। इनकी किताब है पहली मार्क्सिज्म, मैंने हालांकि पहले भी आपको एक बार लिख दी है, एंड स्टेट। दूसरी किताब जो उनकी बुक है वो है स्टेटिज्म एंड अनार्ची। ये दो किताबें भी लिखते हैं माइकल बुकानन। और इस बुक्स के लिखने के साथ उसमें क्या विचार व्यक्त करते हैं, मार्क्स के सरबराह के न्यायिक तंत्र की आलोचना करते हैं, मार्क्स के भौतिकवाद की आलोचना करते हैं। ये धर्म का भी विरोध करते हैं। कहते हैं धर्म जो है वो कहीं ना कहीं ये अधिनायक तंत्र वाली स्थिति ले आ देता है, व्यक्ति के जो है दिग्भ्रमित मानव को करने की कोशिश करता है, उसको नैतिकता के मार्ग से भी हटा देता है और कहीं ना कहीं दूसरे का शासन स्थापित करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकुनिन ने ऐसे विचार व्यक्त किए थे और मार्क्सवाद को कहीं ना कहीं मार्क्सवाद का भी विरोध किया था। अगला है प्रिंस क्रोप्टकिन या पीटर क्रोप्टकिन। इसको कई बार पीटर मिलता है शब्द, तो आप इसमें डरना मत, मूल शब्द पीटर क्रोप्टकिन ही है। तो पीटर क्रोप्टकिन जो हैं ये कहते हैं राज्य पूर्णतः भारी वस्तु है और इन्होंने भी बहुत किताबें लिखी हैं। मैंने आपको बताया था इनकी म्यूचुअल एड एक किताब थी, द कंसिक्वेंस ऑफ ब्रेड भी किताब थी। ये दो पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी। इन्होंने 1842 से 1921 तक इनका जीवन काल रहा। 1842 से 1921 तक इनका जीवन काल रहा और इन्होंने जन्म इनका रूस में ही हुआ था और लेकिन इन्होंने अधिकांश अपना जीवन निर्वासित जीवन व्यतीत किया था, फ्रांस में और कहीं स्विट्ज़रलैंड में और इंग्लैंड में। और ये लेनिन की क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के बाद रूस में वापस लौटे थे। तब इन्होंने लेनिन के शासन को देखा और लेनिन के शासन की आलोचना की। लेनिन के शासन की क्या आलोचना की, उन्होंने कहा लेनिन ने पीपलिस्टिक बना दिया है, इसमें राज्य की शक्ति बढ़ गई है, केंद्रीकृत सत्ता हो गई है, इसमें तो व्यक्ति का दमन हो रहा है, दम घुट रहा है, वो ये जो जनता की स्टिक थी जनता के विरुद्ध इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसा इन्होंने विचार व्यक्त किए। तो इन्होंने फिर कहा कि एक म्यूचुअल एड किताब में अपने विचार जो व्यक्त किए, कहते हैं वास्तव में जो उद्योगों पर श्रमिक संघों का नियंत्रण होना चाहिए, परस्पर सहयोग पर आधारित छोटे छोटे समूह बनने चाहिए, तभी कहीं ना कहीं विकास की नीति होगी। और ये मजदूरी जो बेचने वाला नियम है ये भी गलत है। तो एकदम मजदूर को खरीद लेने की बात करते हैं उसके आवर्स को। तो 4 घंटे का नियम भी इन्होंने बनाया। तो इन बात की तो इन्होंने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए और कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्वायत्त समूह और सत्ता के विकेंद्रीकरण और संघात्मक शासन पर आधारित अराजकतावाद समाज की रचना की बात करते हैं। लेकिन आएगा क्रांति के माध्यम से ऐसा बाकुनिन के साथ मिलकर ये भी ऐसा ही विचार व्यक्त करते हैं। तो मित्रों ये आपने दोनों साम्यवादी अराजकतावादी, क्रांतिकारी अराजकतावादी देखे। अब हम अगली शाखा पर आते हैं। अगली शाखा क्या है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। ईसायतवादी अराजकतावादी हैं। इसमें विलियम गॉडविन जैसे लोग हैं। इनकी पुस्तक है इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। ये कहते हैं जैसे जैसे मनुष्य की नैतिकता बढ़ती जाएगी राज्य निःशक्त होता जाएगा और अंततः लुप्त हो जाएगा और सब कुछ ये उससे टोल्स्टॉय के विचार से जो प्रभावित हुए, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तो कहीं ना कहीं टोल्स्टॉय वाली नीति भी अपना लेते हैं गॉडविन महोदय। तो इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस में क्या कहते हैं, जैसे जैसे नैतिकता बढ़ती जाएगी राज्य कमज़ोर हो जाएगा, अंततः राज्य लुप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं टोल्स्टॉय वाले कथन को भी दोहराते हैं। कहते हैं व्यक्ति के भीतर ही ईश्वर है, वो नैतिकता को बढ़ाता है और नैतिकता बढ़ेगी तो राज्य को अपने आप हम दूर हटते चले जाएंगे, राज्य कमज़ोर होता चला जाएगा। तो ऐसे विचार ये व्यक्त कर देते हैं। आगे अर्धअराजकतावादी हैं रॉबर्ट नोजिक और जॉर्ज यूजिन सोरेल। तो रॉबर्ट नोजिक की तो किताब थी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974। इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया था और राज्य की शक्ति के अंत की बात की थी। और जॉर्ज यूजिन सोरेल जो हैं सिंडिकलिज्म वाले हैं, श्रम संघवादी हैं, विकासवादी समाजवाद से जुड़े हुए हैं। रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस किताब लिखते हैं और उसमें कहते भी हैं कि राज्य की शक्ति का अंत कर देना चाहिए
और हमें आर्थिक क्षेत्र में कार्रवाई करनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में उद्योगों पर श्रमिक संघों का नियंत्रण स्थापित होना चाहिए और इसके लिए साधन भी आम हड़ताल बता देते हैं जॉर्ज सोरेल। और इसको हमने समाजवाद में भी देखा था। तो आप रॉबर्ट नोजिक को अगर गहन रूप से पढ़ना है तो आप इनका न्याय सिद्धांत देख सकते हैं और साथ में न्याय सिद्धांत देख सकते हैं। और जॉर्ज सोरेल भी समाजवाद में आपको पूरा पीपीटी सहित लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप खुद आपको कुछ करना है, मैंने आपको बेसिक बातें बता दी हैं। आप उधर भी मेहनत करेंगे तो आप आसानी से इसको भी कर लेंगे। लेकिन एक ही चीज़ को बार बार बताना अच्छी बात भी नहीं है और समझदारी वाली बात भी नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, उत्तर अराजकतावाद है। तो उत्तर अराजकतावाद से कौन जुड़े? मुरार बुकाचिन, हुआन रुसेल, हकीम बे पहले विद्वान थे जो पोस्ट एनार्किज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, हकीम बे ने पहली बार पोस्ट एनार्किज्म शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसके मेन जनक मरे बुकाचिन माना जाता है। बुकाचिन को जनक मानते हैं और हकीम बे ने शब्द का प्रयोग किया। तो ये दो बातें मित्रों आपको पता रहनी चाहिए। हकीम बे पोस्ट एनार्किज्म शब्द का प्रयोग करते हैं और मुरे बुकाचिन इस शाखा के सबसे मेन जनक हैं, विचारक हैं। हुआन रुसेल इसका समर्थन करते हैं। ये मरे बुकाचिन के बारे में मैंने आपको बताया भी था। इनका जीवन काल 1921 से 2006 रहा। अमेरिकन राजनीति वैज्ञानिक हैं, अराजकतावादी हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, अवर सिंथेटिक एनवायरनमेंट, पोस्ट स्कैर्सिटी एनार्किज्म 1971, द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम 1982। तो ये तीनों किताबें आपको याद रहनी चाहिए, अवर सिंथेटिक एनवायरनमेंट, पोस्ट स्कैर्सिटी एनार्किज्म और द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम। तो ये बेसिकली कहते हैं कि राज्य और पूंजीवाद पर प्रहार करते हैं। तो कहते हैं सब पूंजीवाद और राज्य की बढ़ती शक्ति के कारण ही कहीं ना कहीं आज पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हमने अराजकतावादी नीतियों को अपनाकर पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। और छोटे छोटे समूहों की स्थापना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। उसमें मानवीय नैतिकता का समावेश होना चाहिए। अराजकतावाद जैसे मानव स्वभाव की नैतिकता में विश्वास करता है, हमें भी कार्य करना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। तो पर्यावरण संरक्षण भी हो जाएगा और आज अराजकतावाद को की नीतियों को सारे सकारात्मक कार्यों में हमें लगाना भी चाहिए और अधिक से अधिक अराजकतावादी गुणों को अपनाना चाहिए। तो ऐसा ये जो हैं उत्तर अराजकतावादी विचार व्यक्त कर देते हैं। तो मित्रों, अराजकतावाद की ये मैंने सारी शाखाएं बताई। अब हम अराजकतावाद और साम्यवाद में क्या अंतर है वो भी चर्चा करेंगे, तुलना करते हैं अराजकतावाद मार्क्सवाद में। तो ये क्या है, दोनों जो विचारधाराएं राज्य, निजी संपत्ति, धर्म का विरोध करते हैं। तो इसलिए क्या है, समानता ये देखते हुए सीएम जोड़ कह देते हैं अराजकतावाद और साम्यवाद एक ही व्रत के दो दांत हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन भी आता है ये किसका कथन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सीएम जोड़ का कथन है। उसने कहा एक ही व्रत के दो भाग हैं। तो भाई एक भाग अराजकतावाद हो गया, एक साम्यवाद हो गया, कहता है और कुछ नहीं है, एक हिस्से के दो पार्ट हैं। तो ऐसा सीएम जोड़ कहते हैं। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। अंतर देखो, मेन अंतर है, दर्शन है तो अंतर भी होगा। अंतर क्या क्या है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। मार्क्स भौतिकवादी दर्शन है, अराजकतावाद नैतिकवादी दर्शन है। मार्क्सवाद तकनीक का समर्थन करता है, अराजकतावाद नहीं करते हैं। ये आधुनिक समाज की बात करते हैं मार्क्सवाद, ये छोटे छोटे स्वायत्त समूह की बात करते हैं। मार्क्सवादी वर्ग की बात करते हैं, अराजकतावादी व्यक्ति की बात करते हैं। मार्क्सवाद कहीं ना कहीं व्यवहारिक है, भाई सोवियत संघ चीन में अपनाया गया है, ये व्यवहारिक है। और अराजकतावाद से जो जुड़े हुए विचारक हैं प्रूंदो हैं, जिनकी किताब फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी है, वहीं मार्क्सवाद से जुड़े हुए विचारक मार्क्स हैं, जिनकी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है। वो अंतर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ अराजकतावाद कहते हैं नैतिकता से गरीबी का निदान होगा, वो कहते हैं नहीं, गरीबी खत्म होगी तो नैतिकता आएगी। मार्क्स ऐसा कहते हैं, पहले गरीबी हटाओ अपने आप नैतिकता आ जाएगी। वो कहते हैं नैतिकता आएगी तो गरीबी हट जाएगी। तो दोनों में अंतर ये है। ये नैतिकता की बात पहले कहते हैं, वो कहते हैं पहले गरीबी हटाओ। दर्शन में ही अंतर है। अराजकतावादी क्या कहते हैं, पहले नैतिकता लाओ, गरीबी वरीबी सभी समस्याओं का निदान। मार्क्स क्या कहता है, पहले गरीबी हटाओ अपने आप नैतिकता आ जाएगी। तो अंतर दोनों में है, भौतिकवाद और नैतिकवाद का ही है। अराजकतावाद अधिक नैतिक है। तो दर्शन का महत्व है, यह मानव समाज में कहीं ना कहीं नैतिकता उत्पन्न करने की बात करता है और कहीं ना कहीं पारिस्थितिकीवाद के अनुकूल भी है, पर्यावरण के अनुकूल है और आज भी कहीं ना कहीं इसका किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
तो मित्रों ये हमने अराजकतावादी दर्शन आपको समझाया, इसमें काफ़ी हद तक आपको समझ आया होगा। अब इसके क्वेश्चन भी हम प्रश्न भी करते हैं वस्तुनिष्ठ, थोड़े बहुत वो भी करने की कोशिश करते हैं। मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ, ये कथन किसका है? प्रूंदो ए, ब बकरी में पाकुनिन, से में टोल्स्टॉय, द में टक्कर। तो प्रूंदो का है, ये मैंने आपको बताया भी था, तो इसमें आंसर प्रूंदो महोदय हो जाएंगे। दूसरा है निम्न में से अराजकतावादी नहीं है। प्रूंदो तो हैं, बाकुनन भी हैं, मरे बुकुचिन भी हैं, से में, और द में अन्ना हरेंट है। तो अन्ना हरेंट तो समुदायवादी हैं, तो ये इसमें नहीं आती हैं, तो ये आपको निकाल देना है। तो आंसर इसका द हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, अराजकतावाद का तात्पर्य भारी शासन का अभाव है। ये जेंकर महोदय कहते हैं, तो ये जेंकर का ध्यान रखना है। इसमें हक्सले तो प्रत्येक व्यक्ति का शासन कहते हैं, कोकर अनावश्यक बुराई की बात करते हैं, जो प्रूंदो हैं वो तो संपत्ति वाली बात कर देते हैं। तो जेंकर इसमें है, तो मैंने आपको तभी भी परिभाषा में बताया था, तो इसमें जेंकर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, इसको कौन कहते हैं? अनावश्यक। व्यक्तिवादी तो आवश्यक बुराई कहते हैं, तो ये तो है नहीं। अनावश्यक बुराई कौन कहते हैं? अराजकतावादी कहते हैं, तो इसका आंसर अराजकतावाद हो जाएगा। तो ए में व्यक्तिवाद है, ब में समाजवादी, से समुदायवादी। समाजवादी समुदायवादी तो कहीं ना कहीं राज्य को बनाए रखने की बात कर देते हैं। अराजकतावादी ही सबसे अधिक बुराई करते हैं और कहते हैं समाप्ति कर दो। व्यक्तिवादी आवश्यक बुराई कर कहते हैं, बस ज़रूरत है इसलिए इस बुराई को अपना लेते हैं। अराजकतावादी कहते हैं अनावश्यक बुराई हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये ध्यान रखना है। पोस्ट स्कैरसिटी एनार्किज्म पुस्तक किसकी है? ए प्रूंदो, ब बाकुनिन, से हक्सले और द मरे बुकाचिन। तो आपको ध्यान है मरे बुकाचिन की किताबें हमने बताई थी, तो मरे बुकाचिन की पुस्तक है पोस्ट एनार्किज्म जो है, स्कैरसिटी एनार्किज्म, ये किताब इनकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तरमाला के माध्यम से भी सारा। फिर अब हम मित्रों अब आगे आप तैयारी कर लीजिए, फिर अगले टेस्ट भी बनाएंगे आपके लिए। तो अब हम टेस्ट श्रृंखला पे चलेंगे, टेस्ट आपके धीरे धीरे बढ़ते भी जाएंगे। तो अब टेस्ट श्रृंखला पर अगली वीडियो बनाएंगे हम। इसी के साथ ही इस वीडियो से विदाई चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।